हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी फायर क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज जो हमारा टर्न है वो जियोग्राफी का है और जियोग्राफी में हम डिस्कस करेंगे भारत की जलवायु पे। तो आइए बात करते हैं भारत की जलवायु पे। और भारत की जलवायु को जानने से पहले कुछ शब्द हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए मौसम की बात करते हैं कि आखिरकार मौसम किसे कहते हैं। जब मौसम की बात करते हैं तो लिखा है कि वायुमंडल में अचानक होने वाले परिवर्तन को, यानी वायुमंडल में अचानक होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। वायुमंडल का मतलब होता है ऐसी एरिया, ऐसा मंडल जिसमें हवा पाई जाती है, उसे वायुमंडल हम बोल देते हैं। और वायुमंडल में अचानक होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। ध्यान रखना है, अचानक। ठीक है, आगे बात करते हैं दूसरा ऋतु की। तो ऋतु में एक निश्चित समय पर क्रमिक रूप से होने वाले परिवर्तन को ऋतु कहते हैं। यहाँ पे क्या है? निश्चित समय और क्रमिक परिवर्तन। और ऋतुएं आप जानते हैं 6 होते हैं और 6 कितने महीना का? 2-2 महीना की होती हैं और क्रमिक होता है। जैसे आप देखें बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, फिर हेमंत और फिर इसके बाद शीत ऋतु। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है एक निश्चित समय पर क्रमिक रूप में होने वाले परिवर्तन को ऋतु कहते हैं। अब बात करते हैं जलवायु की। दोस्तों, जब हम जलवायु की बात करते हैं तो जलवायु में मौसम का ही व्यापक रूप माना जाता है, यानी जलवायु जो है मौसम का ही व्यापक रूप है। इस बात को ध्यान रखना है। दूसरे शब्दों में अगर इसे डिफाइन किया जाए तो किसी बड़े क्षेत्र के तापमान, वायुदाब और वर्षा और वहां के मौसम का कम से कम 30 वर्षों का औसतन अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हम कहेंगे जलवायु। किसी भी क्षेत्र की जलवायु की जब हम बात करते हैं तो जो मौसम मैं बताया था उसी मौसम का व्यापक रूप है जलवायु। और औसतन 30 वर्ष की जो स्टडी है उसी को हम जलवायु कह देते हैं। ठीक है, किसी भी क्षेत्र का। तो अब ये समझ में आया होगा कि मौसम, ऋतु और जलवायु है क्या। दोस्तों, एक शब्द बार बार जब मैं पढ़ाऊंगा तो बात करूंगा वृष्टि छाया क्षेत्र, जिसे हम रेन शैडो एरिया कहते हैं इंग्लिश में। तो वृष्टि छाया क्षेत्र क्या है, इस बात को पहले आप समझ लीजिए, क्योंकि ये शब्द बार बार आएगा। ठीक है, तो देखिए समुद्र तल से बात करते हैं। देखिए समुद्र तल है, आप जानते हैं समुद्र तल से हवाएं उठती हैं और हवा समुद्र तल से क्या करती है? नमी को ग्रहण करती है और ग्रहण करके आगे बढ़ती है। और जब कोई पहाड़ पड़ता है, उस पहाड़ से वो हवा यानी नमी युक्त हवा, जो समुद्र से हवा जो चक्रवात की तरह चली है, जो हवा चली है, वह नमी लेकर समुद्र से जब आगे बढ़ती है तो आगे किससे टकराती है? तो वो पहाड़ों से टकराती है। और जब पहाड़ से टकराएगी तो पहाड़ के जिस तरफ से आ रही है उधर तो बारिश कर देगी, यानी बारिश अच्छे पैमाने पर हो जाता है, वर्षा। लेकिन दूसरा जो एरिया है, दूसरा तरफ, उस तरफ बारिश नहीं हो पाती। तो उसी को हम बोलते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र, यानी रेन शैडो एरिया। कहने का मतलब यह है कि जिस तरफ से हमारा हवा आ रही है, नमी युक्त हवा, या उसी को आप कहते हैं बादल। तो बादल इधर से आके टकराया पहाड़ से और इस तरफ बारिश तो कर दिया, लेकिन दूसरे तरफ बारिश सही रूप से नहीं होती। कहने का मतलब 85% वर्षा इधर ही हो जाती है, मात्र 15% वर्षा दूसरे तरफ हो पाती है। इसीलिए इसे वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है। इस बात को आपको याद रखना है। जब मैं बार बार जिक्र करूंगा वृष्टि छाया क्षेत्र तो आप समझ जाइएगा कि बात उस क्षेत्र की हो रही है जहां पे वर्षा ना के बराबर होती है। अब बात करेंगे भारत में कैसी आखिरकार जलवायु पाई जाती है। तो भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। अब उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु क्या है, पहले इसके बारे में थोड़ा हम बताते हैं आपको। आइए देखिए, इधर आप जानते हैं कि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी, ये देखिए पृथ्वी है और पृथ्वी गोल है, आप जानते हैं इस बात को। और पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं जिनका अलग अलग नाम है। तो जैसे आप देखेंगे कर्क रेखा, इसके बाद दूसरा देखेंगे तो भूमध्य रेखा, या इसी को विषुवत रेखा या शून्य अक्षांश भी कहा जाता है, यानी 0 डिग्री अक्षांश भी कहा जाता है। उसी तरह तीसरी की बात करेंगे तो मकर रेखा। तो ध्यान से समझिए कि जो अक्षांश आप देख रहे हैं, इस 0 डिग्री अक्षांश से 23.5 डिग्री ऊपर जो कर्क रेखा है, और नीचे आएंगे दक्षिणी अक्षांश की बात करेंगे तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसको हम मकर रेखा कहते हैं। इन्हीं दोनों यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच की जो एरिया है, इसी को हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं।
क्यों कहते हैं, जरा इसको समझिए। देखिए, उष्ण का मतलब होता है गर्म, ठीक है, उष्ण का मतलब क्या होता है, गर्म, और कटिबंधी का मतलब होता है क्षेत्र। तो गर्म क्षेत्र जो ये पाया जा रहा है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो एरिया है, इसी को हम क्या कह दे रहे हैं, उष्ण कटिबंधी एरिया। अब ये गर्म क्यों है, जरा आप इसको समझें। आप जानते हैं जून जुलाई की जब बात करते हैं तो जून में जो सूर्य की रोशनी है, यह जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा पर क्या होती है, ये एक तरह से लंबवत पड़ती है। लंबवत का मतलब सीधा पड़ती है, ये सीधा पड़ती है, ठीक है। और सीधा पड़ने की वजह से होगा क्या कि जो अपना भारत है, क्योंकि आप जानते हैं कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है और लगभग भारत को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। तो जो कर्क रेखा पर जून के महीने में जो सीधी रोशनी पड़ रही है, वह रोशनी करती क्या है कि भारत के एरिया को गर्म कर देती है। जब भारत की एरिया अगर गर्म हो जाएगी तो गर्म होने के बाद वहां की जो हवा है वह हल्की हो जाती है। कैसी हो जाती है, हल्की। और जब हल्की हवा हो जाती है तो होता क्या है, जो वायु है वह उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ बढ़ने लगती है। यानी कहने का मतलब जो हवा है, यानी वह उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ क्या होता है, बहने लगती है। और इसी का रोल, यानी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जो हवा बह रही है या बढ़ रही है, उसी का बहुत बड़ा रोल होता है आपके मानसून के बनने में। तो इसकी बात हम आपको बढ़िया से इधर मानसून कैसे बनता है, क्यों बनता है, ये सारी बातें करेंगे। अभी आपको बस इतना ही समझना है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र किसे कहते हैं। तो हमने बताया कि जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला ये क्षेत्र है, यानी 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच की एरिया को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे आगे कि उष्णकटिबंधीय मैंने आपको समझा दिया। अब बात करेंगे मानसून की। तो भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले अरब विद्वान अल मसूदी ने किया था। देखिए, ऐसे क्वेश्चन बना है, पेपर में आ चुका है कि जो भारतीय मानसून का वर्णन किस व्यक्ति के द्वारा किया गया है, तो आप कहेंगे अल मसूदी। ये अल मसूदी है कौन, तो आप कहेंगे अरब का विद्वान है जिसने भारतीय मानसून का वर्णन किया है। कौन, अल मसूदी ने। आगे बढ़ते हैं। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा मौसीम से हुई है। देखिए, एक शब्द है मौसीम, इसी से, यानी ये अरबी भाषा है मौसीम, इसी शब्द से किसकी, मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो ये पूछ सकता है आपसे कि मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो कहेंगे अरबी भाषा से। वो अरबी भाषा है कौन सा, तो वो है मौसीम। अच्छा, अब बात करते हैं कि इस शब्द का, यानी मौसीम शब्द का अर्थ क्या है, तो आप कहेंगे इसका अर्थ है मौसम के अनुसार दिशा बदलने वाली पवनें। क्या, मौसम के अनुसार दिशा बदलने वाली पवनों को एक तरह से मौसम कहा जाता है, ठीक है। और ये कैसी भाषा है, तो कहेंगे अरबी भाषा है। किस व्यक्ति के द्वारा मानसून का वर्णन किया गया भारतीय मानसून का, तो कहेंगे अल मसूदी। ये कौन है, तो अरबी विद्वान है। इस बात को आपको याद रखना है। अब आइए बात करते हैं भारत में मानसून। देखिए, ये जो बात है अब स्टार्ट होगा कि कैसे कैसे मानसून जो है भारत में पहुंचता है। तो बात करेंगे भारत में मानसून का। तो जून के पहले सप्ताह में, देखिए यहां से देखिए, भारत में जो मानसून है जून के पहले सप्ताह में आता है और केरल के मारावाड़ तट से टकराता है और 15 जुलाई तक पूरे भारत में फैल जाता है। ये बातें तो बुकीस है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि ये ऐसे कैसे होता है। अभी मैंने बताया कि जो हवा का बहाव है या हवा जो चलती है वह उच्च दाब से, यानी उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलती है। अब मैंने बताया कि जो कर्क रेखा है वह भारत के बीचों बीच, लगभग भारत के बीचों बीच से होकर जाती है और भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है कर्क रेखा। अब जून के महीने में होता क्या है, कर्क रेखा पर सूर्य की रोशनी लंबवत पड़ती है और यहाँ की एरिया गर्म हो जाती है। जब एरिया गर्म हो जाएगी तो आप जानते हैं कि हवा वहाँ की हल्की हो जाएगी और जो दूसरा नीचे वाली एरिया जो अरब सागर और भूमध्य इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी और नीचे जो आप हिंद महासागर देख रहे हैं, ये सब एरिया भी गर्म हो जाता है। अब उससे पीछे आएंगे तो जो दूसरे कंट्री हैं उधर से हवा चलना चालू हुआ, किधर, भारत की तरफ। क्यों, क्योंकि भारत की तरफ निम्न दाब बना है और अदर जगह जो ठंडी जो प्रदेश हैं वहाँ जो हाई प्रेशर होता है, तो हाई प्रेशर से निम्न प्रेशर की तरफ हवा बहने लगती है। अब हवा आ रही है इधर से और इधर हुआ क्या, समुद्र में पूरा पानी गर्म है, अब पानी भाप बन के उड़ने लगता है।
ऊपर, अब भाप बन के पानी ऊपर उड़ा, इधर से हवा जा रही है। अब वो हवा क्या करेगी, ये समुद्र यानी जो आप देख रहे हैं अरब सागर और इधर हिंद महासागर और ये जो बंगाल की खाड़ी है, इनसे इनको पानी मिल जाता है। पानी मिल जाएगा तो हवा नम हो जाएगी, और जो नमी हवा है यानी जो नमी युक्त हवा है वही आगे जा करके जो है बादल बनेगा और बारिश होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो अब बात करेंगे कि अब मानसून कैसे बना, ये आप बात समझ गए होंगे कि आखिरकार बादल बन कैसे रहा है। बस हवा है, उस हवा को समुद्र से नमी मिल जा रही है, आगे चल के बादल बन जा रहा है। अब इसको समझिए कि जो भारत है, भारत में जो बात करेंगे कि मानसून की, तो कौन सा मानसून ऐसा है जिसकी वजह से भारत में वर्षा होती है, इस पर बात हम करेंगे। तो देखिए दक्षिणी पश्चिमी मानसून, आप कौन से मानसून, अगर कोई आपसे पूछे कि भारत में वर्षा किस मानसून के द्वारा होता है, तो आप कहेंगे कि 85% जो वर्षा है वह दक्षिणी पश्चिमी मानसून की वजह से होता है। आगे बात करेंगे लौटता हुआ मानसून क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन अभी आपको याद रखना है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून यहां से यानी अरब सागर से जा रहा है, अरब सागर से गया ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून, और आगे जा करके ये दो शाखा में बढ़ जाता है। एक जो शाखा है अरब सागर वाली शाखा, और दूसरा जो है बंगाल की खाड़ी वाला शाखा। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून आगे जा करके दो शाखा में बढ़ जाता है। एक शाखा को हमने क्या बताया कि अरब सागर वाली शाखा, और दूसरा जो है ये बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। तो अभी हम बात करेंगे अरब सागर की जो शाखा है, जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो हम बता रहे हैं, उसकी एक शाखा जो अरब सागर वाली शाखा है उसकी बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप देखेंगे कि जो अरब सागर वाली ये शाखा जा रही है, ये जाके टकरा जाती है किससे, यहाँ पे मालाबार तट से। जो केरल में एक तट है मालाबार तट, उस मालाबार तट से जाके टकराती है, और टकराने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ से ये जो केरल है, केरल में अच्छा खासा वर्षा होती है। अब आप सोचेंगे कि इधर से ही क्यों टकरा रही है, जो हवा है जो यहाँ से बनी यानी दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून यहाँ बन के जा रहा है, जो अरब सागर दो भागों में बटा, एक तो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा, एक अरब सागर वाली शाखा। तो आप सोचेंगे अरब सागर वाली शाखा ये जा करके यहाँ ही क्यों टकरा रही है, यानी किससे, आप कहेंगे केरल वाली से। तो अब इसके बारे में हम बात करेंगे कि एक नियम है फेरल का नियम। देखिए फेरल का नियम जो है, फेरल ने बताया है कि धरातल पर मुख्य रूप से चलने वाली सभी हवाएं पृथ्वी के गति के कारण, जो आप जानते हैं पृथ्वी गति करती है और 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी भी हुई है, तो इसलिए पृथ्वी के गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। कौन, हवा। अब देखिए कैसे, देखिए ये आप जानते हैं भूमध्य रेखा है, इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध, नीचे आप जानते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में फेरल ने बताया कि दाईं ओर मुड़ जाती है हवा। देखिए इधर दाईं ओर मुड़ गई, और जो दक्षिणी गोलार्ध है इधर हवा जो है बाईं ओर मुड़ जाती है। यही कारण है कि देखिए इधर से गई हवा, इधर से हवा जा रही है। अब फेरल के नियमानुसार हुआ क्या, इधर से जाते हुए देखिए ऐसे मुड़ गई हवा, यानी केरल के तट पे मुड़ गई ऐसे हवा। यही कारण है कि आप देखेंगे तो मालाबार तट से, केरल के मालाबार तट से जाकर हवा टकराती है। जब ये टकराई यहाँ से, यानी जो यहाँ से यानी दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो बना है उसका एक शाखा यानी अरब सागर वाली शाखा जाके यहाँ से मालाबार तट से टकराती है, और यहाँ अच्छा खासा बारिश हो जाता है। लेकिन अभी मैंने बताया वृष्टि छाया क्षेत्र के बारे में, ये आप देख रहे हैं ये होता है पश्चिमी घाट, और ये है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट को डाट मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि एक जो पूर्वी घाट है ये कटा पिटा हालात में है, मतलब कि जगह जगह कटा है, इसलिए मैंने डाटेड से दिखा दिया। और ये पश्चिमी घाट है, तो पश्चिमी घाट इधर ऊंचा है, तो जाकर के इधर से मौसम बना और यहाँ जाके टकराई हवाएं, और बादल जाके टकराने के बाद बारिश कर देता है। कहाँ, केरल राज्य में। लेकिन इधर दूसरे तरफ जो तमिलनाडु है वहां बारिश नहीं होती। बारिश न होने का रीजन क्या है, तो हमने बताया कि वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाता है। कौन क्षेत्र, वृष्टि छाया क्षेत्र बनने की वजह से इधर बारिश नहीं हुई, जबकि केरल में खूब बारिश होती है। अब यही शाखा आगे, यानी जो अरब सागर वाली शाखा है, ये आगे जा करके महाराष्ट्र
आप देखेंगे इधर कर्नाटक है, कर्नाटक से महाराष्ट्र में भी बारिश खूब होती है। अब आगे वो बढ़ता है, ये शाखा यानी जो अरब सागर वाली शाखा है, ये जा करके आगे आप देखेंगे गुजरात के पास से 3 हिस्सों में बढ़ जाती है। ये जो है यहाँ से देखिए ये जा रही है ये, और ये जा करके ये 3 हिस्सों में, एक हिस्सा इधर चला गया, एक इसका गुजरात में चला गया, और एक सीधा अरावली से होते हुए चला जाता है। तो जो इधर गया यानी ये जो शाखा जा रहा है, अरब सागर वाली जो शाखा ये बनी है, इधर जो जा रही है ये बारिश कर देती है मध्य प्रदेश में। और जो इधर एक शाखा गुजरात में आई, गुजरात में एक पहाड़ी है गिर पहाड़ी, तो गिर पहाड़ी से बादल टकराया और ये बारिश कर दिया गुजरात में। लेकिन गुजरात के किस हिस्से में बारिश होती है, तो आप कहेंगे सौराष्ट्र हिस्से में। ये जो हिस्सा है इसका नाम सौराष्ट्र है। तो सौराष्ट्र वाले हिस्से में गुजरात की बारिश हो जाती है। और बारिश होने का क्या कारण है, क्योंकि ये गिर पहाड़ी है, और गिर पहाड़ी से जानते हैं आप गिर पर्वत श्रेणी है या पहाड़ी है, उससे जाकर के ये टकराई, और टकराने के बाद इस साइड तो बारिश हो गई, और उस साइड जो है वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाता है। कौन सा क्षेत्र, वृष्टि छाया क्षेत्र। अब दोस्तों आगे बात करेंगे कि जो ये वाली शाखा जो गई थी, जो मध्य प्रदेश में बारिश करा रही है, क्यों हो रहा है, क्योंकि ऊपर विंध्याचल पर्वत है, नीचे सतपुड़ा पर्वत है, इन दोनों के बीच में जा करके जो है ये टकरा रही है। यानी ये जो अरब सागर वाली जो शाखा जा रही है यानी मानसून की, ये जाके यहाँ ऐसे ऐसे टकराती है और बीच में खूब बारिश होती है ना। यानी विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच में अच्छा खासा बारिश होती है। और आप जानते हैं इसी बीच से नर्मदा नदी बहती है, और नर्मदा नदी को अच्छा खासा पानी मिल जाता है, और इसीलिए नर्मदा को क्या कहते हैं, तो जो ये मध्य प्रदेश है उसकी जीवन रेखा भी कहते हैं। हालांकि वो सब बात अभी नहीं करेंगे, अभी हम पढ़ा रहे हैं मानसून कि दक्षिण पश्चिमी मानसून यहाँ से जा रहा अरब सागर से 2 शाखाओं में बटा, एक पश्चिम बंगाल ये जो शाखा है जो बंगाल की खाड़ी वाला शाखा, और दूसरा जो है इस तरह से जा रहा अरब सागर वाली शाखा, और ये यहाँ केरल, कर्नाटक और यहाँ से महाराष्ट्र में बारिश कराता है। आगे जाके गुजरात के पास से 3 हिस्सों में बढ़ गया, एक हिस्सा चला गया जो है गुजरात में, गिर पहाड़ी से टकरा करके गुजरात के सौराष्ट्र में वर्षा कराया, दूसरा मध्य प्रदेश में। अब तीसरा देखिए ये शाखा ऊपर जा रही है, और ये शाखा जब ऊपर जाती है तो दोस्तों जब ये शाखा ऊपर जाती है तो ऊपर जा करके आप देखेंगे जो अरावली पर्वत श्रेणी है ये राजस्थान में है, और इसका जो बनावट है आप देखेंगे ऐसे बना है। तो होता क्या है जनरली कि जब यहां से यानी जो मानसून बना है वो जाकर के किसी पहाड़ी से टकराएगा तब तो बारिश होगी, यहां टकराता नहीं है, ये सीधा, ये देख रहे हैं, ये ऐसे सीधा जो है निकल जाता है, और ये सीधे निकल करके आगे जाता है दिल्ली में। तो दिल्ली में ही आप देखेंगे तो जो अरावली पर्वत का एक हिस्सा रायसीना की पहाड़ी है, उस रायसीना की पहाड़ी से ये मानसून जाके टकराता है, और यहाँ पे दिल्ली में वर्षा होती है। कहाँ होती है, दिल्ली में। अब देखिए यहां से दिल्ली में हुई वर्षा, अब यही मानसून, चूंकि रायसीना की पहाड़ी बहुत हाइट नहीं है, बहुत ज्यादा ऊंचाई नहीं है, तो यहाँ बारिश तो होती है, लेकिन मानसून आगे तक निकल जाता है, और ये बादल आगे तक जाते जाते यहाँ आप देखेंगे तो हमारा जो राज्य है यूके, जिसको हम उत्तराखंड कहते हैं, उस उत्तराखंड में बारिश कराता है, और उत्तराखंड में बहुत सारी पहाड़ियां आप जानते हैं, उन पहाड़ियों से ये मानसून जाके टकराता है। यानी ये बादल जो बना है, जो मैं बता रहा था कि नमी युक्त हवा, ये जाकर के यहाँ से टकराता है इन पहाड़ियों से जो कि यूके में है, उत्तराखंड में है, और फिर वापस लौट जाता है। आप जानते हैं कि कोई भी मानसून जब आप देखेंगे टकराने के बाद पहाड़ से वापस रिटर्न होता है तो वह ड्राई हो जाता है, यानी जो हवा है वो सूखी हो जाती है। इधर से तो नमी मिल गई थी अरब सागर से, लेकिन वहां जाते जाते ये हवा सूखी हो जाती है। सूखी होने की वजह से जब रिटर्न हवा यहाँ से टकरा करके यानी उत्तराखंड के पहाड़ियों से वापस आता है तो आप देखेंगे कि सूखी हवा होने की वजह से उतना बारिश अच्छा नहीं कराता, लेकिन ये हवा आ करके आप देखेंगे पंजाब जो राज्य है, उस पंजाब राज्य में जो है वर्षा ये हवा आके कराती है, या आप कहेंगे बादल यहाँ जो है हवा एक तरह से जो आती है वो यहाँ वर्षा कराती है। कहाँ, तो आप याद रखिए कि पंजाब में, ठीक है। तो ये बातें तो ठीक है कि पंजाब में वर्षा यानी अरब सागर वाली ये जो जा रही है मौसम, या अरब सागर वाली जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, ये मानसून ऐसे गया और ये इस तरह से जाते हुए यहाँ से टकराया यूके से और यहाँ बारिश करा दिया। अब हम बात करेंगे कि सर इसकी जो दूसरी शाखा है, इस दूसरी शाखा का क्या रोल है। तो अभी हमने पहली शाखा बताया था कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून से
पहली शाखा तो अरब सागर वाली शाखा थी, अब दूसरा जो है ये शाखा है बंगाल की खाड़ी वाला। अब देखिए बंगाल की खाड़ी वाली शाखा जो है आगे बढ़ते गई, इस तरह से आगे बढ़ते गई और इस तरह से जा करके यहाँ पे आप देखेंगे तो मेघालय है। इस मेघालय में 3 पहाड़ियां हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण पहाड़ी है। ये कौन कौन सी पहाड़ी हैं तो आप कहेंगे गारो, खासी, जयंतिया। 3 पहाड़ी कौन कौन सी? गारो, खासी, जयंतिया। इन 3 पहाड़ियों का जो आकार है, कई बार पूछा है कि वह कौन सी पहाड़ियां हैं जिनका आकार किप के आकार का है। किप के आकार का मतलब समझ रहे हैं? बहुत लोग सोचेंगे किप का आकार का है क्या, ये किप का आकार है, समझ रहे हैं? ये आकार कैसा है? किप के आकार का। तो किप के आकार के होने के कारण, यानी इन पहाड़ियों का जो आकार है किप के आकार का है, जिसकी वजह से जब ये मानसून इधर से बन के जाता है यानी बंगाल की खाड़ी वाला, तो जा करके उसमें फंस जाता है और फंसने की वजह से यहाँ पे बहुत तेजी से बारिश होती है। आप जानते हैं, मैंने बताया था ना कि जो पहाड़ियां हैं वही रोकती हैं बादल को, बादल उनसे जाके टकराता है और अच्छा खासा बारिश वहाँ होती है। तो यहाँ पे बारिश खूब होती है, इसीलिए आपने सुना होगा कि जो मेघालय का एक क्षेत्र है मासिरराम, वहाँ पे भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ये बात आप सुने होंगे। और एक ले है जो है ले, जो कि आप जानते हैं यहाँ यूटी बन गया है लद्दाख, तो लद्दाख का एक जिला है ले, और वहां पे भी सबसे कम वर्षा होती है। तो पूछता है सबसे अधिक वर्षा, तो आप कहेंगे कि मासिरराम। कहाँ है तो आप कहेंगे मेघालय में। सबसे कम कहे तो ले। कहाँ है तो आप कहेंगे कि लद्दाख का एक जिला है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ तो आपने देखा कि यहाँ पे जो है गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां हैं जिनकी वजह से यहाँ पे खूब वर्षा हुई। लेकिन यही जो मानसून बन के जा रहा था बंगाल के खाड़ी वाला जो शाखा है, यह शाखा जो है यहाँ पे किससे? गारो से। यानी एक इधर देखिए यहाँ पे जाकर के यहाँ पानी तो खूब बरसात हो गया, लेकिन यहाँ पे एक शाखा इसकी यहाँ इससे यानी गारो पहाड़ी से टकरा करके इधर घूम जाती है। किस क्षेत्र में घूम जाती है? ध्यान दीजिएगा आप। गारो से टकराई और ऐसे घूम गई। ठीक है दोस्तों, ये जो है टकराई और ऐसे घूम गई, देखिए ऐसे जा रही है शाखा। अब ये जो गारो पहाड़ी है, इस गारो पहाड़ी से ये जो शाखा आ रही है यानी बंगाल की खाड़ी वाली शाखा, ये यहाँ टकराई और टकराने के बाद ऐसे घूम गई और ये जो जाती है, तो आप देखेंगे कि आप 3 राज्य हैं जिससे, जैसे बिहार है, झारखंड इधर आगे पड़ जाता है, फिर बिहार है, फिर इसके बाद ये उत्तर प्रदेश। यह जो है जो बारिश हो रहा है इधर, वह कौन सी शाखा करा रही है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की कौन सी? बंगाल के खाड़ी वाली जो शाखा है वही वर्षा इधर करा रही है। इस बात को आपको याद रखना है। अब आगे देखिए, ये शाखा आगे बढ़ती है और जा करके आप देखेंगे तो इधर जो अपना ये जो दिल्ली है, दिल्ली में बारिश कराती है। और इसके बाद आगे देखेंगे तो बारिश एक होता है कहाँ पे? तो एक राज्य है पंजाब, यानी पंजाब राज्य में भी ये वर्षा, ये जो है कि ये शाखा जो जा रही है बंगाल की खाड़ी वाला, ये वर्षा कराती है। तो 2 चीज आपको समझ में आया होगा। एक चीज अभी मैंने पढ़ा कि दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है, इसका एक जो शाखा थी अरब सागर वाली शाखा, ये आगे जाकर के भी पंजाब में वर्षा करा रही है, और दूसरी जो शाखा इसकी जो हम बता रहे कि बंगाल की खाड़ी वाला शाखा है, ये भी जा करके वहां वर्षा करा रही है। इसलिए आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि वह एकमात्र कौन सा राज्य है जहां पे दोनों शाखाएं यानी दक्षिणी पश्चिमी मानसून की दोनों शाखाएं वर्षा कराती हैं। तो आपसे पूछे कि वह कौन सा एकमात्र राज्य है जहां पे ये दोनों शाखाएं यानी दक्षिणी पश्चिमी मानसून की दोनों शाखाएं वर्षा कराती हैं, तो आप कहेंगे वह राज्य पंजाब है। यानी पंजाब राज्य में ये दोनों शाखाएं जाकर के वर्षा कराती हैं। अब दोस्तों बात करते हैं, ये सारी बातें तो आप समझ गए होंगे कि हमने बताया कि जो हवा का बहाव होता है वह उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ है। फिर हमने बताया कि जून में भाई कर्क रेखा पर लंबवत सूर्य की रोशनी पड़ती है, यहाँ पे जो है कि हवाएं हल्की हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो दूसरे कंट्री से यानी दूसरे कंट्री से जो हवा आ रही है, वह हवा जो है अरब सागर से उसको मिल जाता है नमी, और इसके बाद पानी जो है भाप बन के ऊपर उठा और इस तरह से जो है बादल उदल बनता है। ये सारी बातें तो हुई, लेकिन आगे अब बात करेंगे कि ये दोनों शाखाएं तो जा करके वर्षा तो करा दी, लेकिन हुआ क्या कि मानसून का लौटना जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पे जब मानसून भारत से लौटता है तब बहुत तेजी से वर्षा होती है,
और ये पूछता है कि जो तमिलनाडु राज्य है यहाँ पे जो वर्षा होती है किस मानसून द्वारा होती है, तो आप कहेंगे जो मानसून लौट रहा होता है भारत से उसके द्वारा तमिलनाडु में वर्षा होती है। लेकिन ऐसे भी पूछ सकता है कि आखिरकार वो मानसून जो रिटर्न हो रहा है यानी जो लौट रहा है वह लौटता हुआ मानसून को क्या कहते हैं। तो आप इधर देखिए, चूंकि मानसून बना है वह उत्तर से आ रहा है और किधर से, पूर्व से आ रहा है, तो आप कहेंगे उत्तर पूर्वी, कौन सा, उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा तमिलनाडु में वर्षा होती है। तो आपसे पूछ सकता है कि किस मानसून द्वारा, तो आप कहेंगे उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा कहां वर्षा होती है, तमिलनाडु में। या दूसरे शब्दों में लौटता हुआ मानसून द्वारा वर्षा कहां होती है, तमिलनाडु में। क्यों होती है अभी मैं बता रहा हूं। लेकिन अगर पूछे केरल राज्य में कौन सा मानसून वर्षा कराता है, तो आप कहेंगे दक्षिणी पश्चिमी मानसून। कौन सा, दक्षिण पश्चिम मानसून केरल राज्य में वर्षा कराता है। इधर कर्नाटक, इधर महाराष्ट्र, इधर आप देखेंगे तो गुजरात, इधर मध्य प्रदेश। लेकिन लौटता हुआ मानसून से पूछे तो आप कहेंगे तमिलनाडु में। अब जरा समझिए कि लौट क्यों रहा है मानसून, इस बात को समझना आपको। आइए देखिए, आपको दिख रहा है कि नहीं, आप आइए इधर से हम बता रहे हैं, आप देखते जाइए। मानसून का लौटना क्या है भाई, मैंने ये कॉन्सेप्ट हमेशा आपको याद रखना है कि उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ हवा का बहाव होता है, और वही हवा जो उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ बह रही है उसको अगर कहीं से आर्द्रता मिल जाए, नमी मिल जाए समुद्र से, तो वह जाकर के बादल बन के वर्षा कराती है। समझ रहे हैं बात को। तो आइए, सितंबर के महीने में सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ने लगती हैं। देखिए अपना भारत कहाँ स्थित है, कर्क रेखा पर हमने बताया था अपना भारत स्थित है। लेकिन यह कह रहा है कि जो सितंबर का महीना है वह भूमध्य रेखा पर उस समय यानी सितंबर के महीने में भूमध्य रेखा पर क्या होता है, लंबवत सूर्य की रोशनी पड़ती है, और सूर्य की रोशनी लंबवत पड़ने की वजह से यहाँ की जो हवा है वह गर्म हो जाती है। जब यहाँ की हवा गर्म हो जाएगी भूमध्य रेखा पर, तो हल्की होने की वजह से क्या होगा, वो ऊपर उठेगी, और देखिए ऊपर उठेगी, जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हैं। और इधर जो कर्क रेखा पर अपना भारत है, इधर निम्न दाब नहीं बल्कि जो है दाब अधिक यानी उच्च दाब बन गया, यानी यहाँ उच्च दाब बन गया और यहाँ भूमध्य रेखा पर निम्न दाब बन गया। और हवा मैंने बताया कि उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ बहती है, तो हुआ क्या, भारत से हवाएं रिटर्न जो है किधर आने लगेंगी, भूमध्य रेखा की तरफ आने लगेंगी। और जब हवाएं भूमध्य रेखा की तरफ आने लगती हैं तो आप देखेंगे कि उसी को हम कहते हैं कि भारत से मानसून लौट रहा है। देखिए भूमध्य रेखा तो नीचे है, आप देख रहे हैं भूमध्य रेखा नीचे है, भारत हमारा क्या है, कर्क रेखा पर स्थित है। तो कर्क रेखा पर स्थित होने के कारण यहाँ पे हाई प्रेशर बन गया, किस महीने में मैं बता रहा हूं, सितंबर महीने में, और भूमध्य रेखा पर निम्न दाब बन गया, तो उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ हवा आने लगती है। यही कारण है कि जब यहां से मानसून रिटर्न होता है, जब मानसून यहां से क्या हुआ, यहां से मानसून जब रिटर्न होने लगता है, आप समझिए कि जब मानसून यहां से रिटर्न होने लगा, ऐसे रिटर्न हुआ, तो आप देखेंगे यहां से इधर नहीं जाता, बल्कि आप इसको देखेंगे, ये जो है यहाँ पे आकर के ये जो पहाड़ी है, ये राजमहल की पहाड़ी, इसका नाम क्या है, राजमहल की पहाड़ी। और ये राजमहल की जो पहाड़ी है ये पड़ती है, आप जानते हैं ये इंपॉर्टेंट भी है बहुत, झारखंड में इस राजमहल की पहाड़ी से ये हवा टकराती है। और जब ये हवा टकराएगी तो यहाँ से रिटर्न होकर के उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होते हुए इधर आती है। तो समझना इस बात को कैसे, मैंने बताया कि यहाँ पे निम्न दाब बना और भारत में उच्च दाब बना, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ हवा आई, और हवा जैसे आ रही है, देखिए यहाँ रिटर्न होकर के, रिटर्न ऐसे आ रही हवा और आकर के किससे टकराती है, तो हमने कहा कि राजमहल की पहाड़ी जो कि कहाँ है, झारखंड में। और यहाँ टकराने के बाद ये हवा बहुत तेजी से आती है उड़ीसा में। आप सुने होंगे कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में बहुत चक्रवात वगैरह आते हैं, यही कारण है। ये हवा चूंकि इधर तो ड्राई हो चुकी है, सूख चुकी है, और वह हवा बहुत तेजी से आकर के यहाँ पे एकदम तूफान मचाती है। अब यहाँ पे देखिए आई हवा, तो ये उड़ीसा है या आंध्र प्रदेश इधर आई, लेकिन ये हवा सूखी होती है, इसलिए इधर तो आप देखेंगे चक्रवात इधर बहुत आते हैं। लेकिन जैसे बंगाल की खाड़ी की तरफ ये हवा आती है, तो इसी यानी हवा को, यानी एक तरह से आप कहेंगे मानसून को क्या मिल जाता है, मिल जाता है यहाँ से नमी। और जब इस नमी मिल जाता है इस हवा को, तो आप देखिए यहाँ पे आके इस पहाड़ पे टकराई, कौन सा पहाड़ था, राजमहल की पहाड़ी। तो राजमहल की पहाड़ी से टकराने के बाद हवा आई उड़ीसा वगैरह में, यहाँ एकदम चक्रवात वगैरह आया। अब आगे आप देखेंगे
तो यहाँ पे ये हवा सूखी है। अब ये हवा जैसे यहाँ आई बंगाल की खाड़ी में, तो बंगाल की खाड़ी से इसे मिल जाता है नमी। और जब इसे नमी मिल जाएगा इस हवा को, तो मैंने बताया था ना कि नमी युक्त हवा ही तो बारिश कराती है। अब इसे नमी मिल गया और ये आकर के किससे टकराएगी, ये हवा आकर के टकराती है किससे, पश्चिमी, ये पूर्वी घाट से। देखिए ये पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट से ये टकरा रही थी इधर बारिश। अब ये जो लौटता हुआ मानसून है ये बंगाल के खाड़ी से मिल गया, इसको मतलब आर्द्रता मिल गया, और ये आर्द्रता मिलने की वजह से ये नमी युक्त हवा हो गई। और नमी युक्त हवा जब बादल बना करके आके टकराती है किससे, ये टकरा रही है पूर्वी घाट से, और पूर्वी घाट से जब टकराती है तो ये तमिलनाडु वाला एरिया में खूब बारिश होता है। तो इसीलिए पूछता है कि भारत में वह कौन सा मानसून है जिसके द्वारा तमिलनाडु में वर्षा होता है, तो आप कहेंगे लौटता हुआ मानसून, या उसी का दूसरा नाम आप कहेंगे कि कौन सा, उत्तरी पूर्वी मानसून। देखिए ऊपर से आ रही हवा और पूर्व से आ रही, तो उत्तरी पूर्वी मानसून द्वारा बारिश कहाँ होती है, तो आप कहेंगे तमिलनाडु में। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और किस किस पहाड़ी से टकरा करके रिटर्न हो रहा है, तो राजमहल की पहाड़ी कहाँ है, तो झारखंड में है। इस बात को आपको याद रखना है। दोस्तों ये बातें जो मैंने अभी बताया, ये सिर्फ आपको इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण, बस 3-4 चीजें बस याद रखना है। आपको मानसून बड़े अच्छे से याद हो जाएगा। एक तो किस मानसून द्वारा भारत में वर्षा होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। इस दक्षिणी पश्चिमी मानसून में भी 2 भाग में बटा है। एक अरब सागर वाला मानसून जो है ये जाकर के केरल, कर्नाटक, इधर जो है महाराष्ट्र, इधर गुजरात, इधर जो है मध्य प्रदेश, ये सारे में वर्षा कराता है। और आगे पढ़ेंगे तो दिल्ली, पंजाब और उत्तराखंड में। और जो दूसरा शाखा इसी की है, यानी दक्षिणी पश्चिमी मानसून की दूसरा शाखा जो है ये इधर से जा रहा है, यानी बंगाल की खाड़ी वाली जो शाखा है ये जा करके इधर पूर्वी, जो जितने ये पूर्वी है ना, जितने पूर्वी राज्य हैं, इधर अगर वर्षा हो रही है तो वो वर्षा बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से हो रही है। तो आइए बात करते हैं कि अब मैं बात कर रहा था कि बंगाल की खाड़ी वाली जो शाखा है ये पश्चिमी जितने भी ये पूर्वी जो राज्य हैं, इन पूर्वी राज्यों में वर्षा कराती है। तो यहाँ तो मैंने बता दिया मेघालय। वैसे आप देखेंगे तो यहाँ मिजो पहाड़ी है, मिजोरम में, जिसकी सबसे ऊंची चोटी फवंगपुई या ब्लू माउंटेन मैंने बताया था जब पहाड़ी पढ़ाया था। तो इधर आप आगे आएंगे नागा पहाड़ी है। इधर आप आएंगे तो ये देख रहे हैं ये मिसमी और डंफा करके है, ये सारी पहाड़ियां हैं, मिसमी, डंफा। तो ये सारी पहाड़ियां भी यहाँ पे उसी तरह के देखेंगे तो यार जो असम राज्य है, असम में भी एक पहाड़ी है। तो इन पहाड़ियों से टकरा टकरा के ये जो मानसून जा रहा है इधर वर्षा पूर्वी जितने राज्य हैं सब जगह वर्षा होती है। लेकिन मुख्य रूप से मैंने बताया गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां कहाँ पाई जाती हैं, तो मेघालय में, और मेघालय में खूब वर्षा होती है। और मेघालय का मासीराम में सबसे ज्यादा भारत की वर्षा होती है। और मैंने बताया था इनकी आकृति कैसे है, किप के आकार की आकृति है। अच्छा दोस्तों ये सारी बातें तो हो गई, पर एक टॉपिक जो मैंने, अच्छा फेरल के नियम को मैंने बताया था कि फेरल का नियम है क्या, तो हमने बताया था धरातल पर मुख्य रूप से चलने वाली जो सभी हवाएं हैं वो हवाएं जो है आप देखेंगे उत्तरी गोलार्ध में दाएं की तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं की तरफ मुड़ जाती हैं। इसका बहुत बड़ा जो है कि ये रोल है इन हवाओं का। यही कारण है कि ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून इधर से जा रहा है तो आप देखेंगे कि ऐसे दाहिने तरफ मुड़ करके यहाँ जाके टकरा रहा है। तो फेरल के नियम के वहां लागू हो रहा है फेरल का नियम, इसलिए इसको याद रखना है। और किसी भी देश में जलवायु निर्भर किस किस बात पे करती है, ये बात भी आपको जानना है। ये 4 पॉइंट कि उस स्थान की ऊंचाई पर, यानी उस स्थान की ऊंचाई क्या है उस पर निर्भर करती है कौन, किसी भी देश की जलवायु। और दूसरा पहाड़ों की स्थिति। देखिए एक पहाड़ मैंने बताया था ना, पहाड़ अगर सीधा है तो देखें यहाँ बारिश राजस्थान में नहीं हुई, यहाँ सूखा पड़ गया। क्यों? क्योंकि भाई सीधी पहाड़ी है और उसी दिशा में इसको जाना है, तो कहीं जो है मानसून रुका ही नहीं तो बारिश कहाँ से हुई। जो हवा है जो बादल बन के जा रहा है वो कहीं टकरा के रुकी ही नहीं तो बारिश नहीं होगी। इसीलिए पहाड़ों की स्थिति भी डिपेंड करता है कि पहाड़ की स्थिति कैसी है, उस पर भी किसी भी देश की जलवायु निर्भर करती है। अब उस स्थान की समुद्र से दूरी, देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो नजदीक में पड़ जाता है अरब सागर। हवा यहाँ से जहाँ जो जा रही है बह के उसको आसानी से क्या मिल जा रहा है, नमी मिल जा रहा है और वर्षा कराने में इसे आसानी हो रही है। इधर से लौटता हुआ मानसून को बंगाल की खाड़ी से नमी मिल जा रही है तो जाहिर सी बात है वर्षा होने में आसानी हो रही है। इसलिए उस स्थान की समुद्र से दूरी पर भी ये चीजें निर्भर करती हैं। उसी तरह वह स्थान किस अक्षांश पर स्थित है, ये भी बहुत बड़ा रोल है। देखिए अपना जो भारत है मैंने बताया कर्क रेखा पर स्थित है
और ये कर्क रेखा अक्षांश ही तो है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ये 23.5 डिग्री मकर रेखा दक्षिणी अक्षांश है, ये 0 डिग्री अक्षांश है। अक्षांश और देशांतर आप समझ रहे होंगे कि जो खड़ी खड़ी रेखाएं हैं, यानी उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो रेखा है, जो काल्पनिक रेखा है, उसे हम अक्षांश कहते हैं, देशांतर कहते हैं। जबकि आप देखेंगे तो जो सीधी सीधी रेखाएं हैं, यानी भूमध्य रेखा के समांतर एक तरह से जो रेखाएं हैं, उन्हें हम क्या कह दे रहे हैं, तो उसे कह दे रहे हैं अक्षांश रेखाएं। ठीक है, तो ये भी डिपेंड करता है कि उस स्थान, जो स्थान है वह किस अक्षांश पर स्थित है, इसका भी बहुत बड़ा रोल है। सोचिए कि ये जो एरिया मैंने बताया, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच की जो एरिया है, यही तो उष्णकटिबंधीय एरिया है, और यहाँ ही जो है गर्म हवाएं पाई जाती हैं। यही कारण है कि यहाँ पे जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हम बोल रहे हैं इसको। ये सारी बातें रही हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट सारी चीजें जितनी इंपॉर्टेंट थी मैंने बता दिया, और यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं, बार बार घुमा फिरा के 3-4 क्वेश्चन बनेंगे कि जो कि ये जो मैंने बताया भारत के मानसून का वर्णन कौन सा व्यक्त किया है, तो अल-मसूदी ने किया है। फिर मौसम शब्द का क्या अर्थ है, यह किस भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है, तो अरबी भाषा से। अब फिर इसके बाद अपने भारत में कौन सा मानसून वर्षा कराता है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून वर्षा कराता है। इसकी 2 शाखाएं हैं, एक शाखा अरब सागर वाली शाखा है जो कि इधर वर्षा करा रही है, और बंगाल की खाड़ी वाली शाखा पूर्वी राज्यों में वर्षा करा रही है। ये सारी बातें हैं, बार बार मैं बताना नहीं चाह रहा हूं क्योंकि आप एकदम परेशान हो जाएंगे, इसलिए इन सारी चीजों को आप याद रखें। और ये लौटते हुए मानसून की दिशा उत्तर से पूर्व, मैंने बता दिया उत्तर से पूर्व। फिर इसके बाद भारत में सबसे अधिक वर्षा मासिररा में होती है, ये भी बता दिया। सबसे कम वर्षा लेह में होती है, ये भी बात हो चुकी है। और सबसे अधिक वर्षा जो लौटता हुआ मानसून है वह तमिलनाडु में कराता है, यानी 85% वर्षा एक तरह से लौटता हुए मानसून से तमिलनाडु में होती है। ठीक है, ये सारी बातें हैं। तो ऐसा करते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।